जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है वह आपका कहाँ पर है। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है, आपका राजघाट में जो है आपका महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर बात करें महात्मा गांधी के पूरे नाम की, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो पोरबंदर का काठियावाड़ में आपका गुजरात में जो हुआ था महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी फैक्ट जो हैं आपसे आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और इन फैक्टों का वर्चस्व आपके एग्जाम के लिए बढ़ जाता है। बात करें पिता की, तो करमचंद गांधी थे और कस्तूरबा गांधी इनकी माता थी। बात करते हैं गांधी जी के शिष्य का नाम। तो गांधी जी के जो शिष्य का नाम क्या था, तो गांधी जी के शिष्य कौन थे, आपका मीराबेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी के शिष्य कौन थे, तो मीराबेन जो थे गांधी जी के शिष्य थे, आपको पता होना चाहिए। अगला आपका फैक्ट है कि गांधी जी का आगमन, यानी गांधी जी आपके का जो आगमन हुआ था, यानी अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो आपके 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन हुआ था। बात करें वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, तो आपके गांधी जी जो थे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे, तो 1888 या 1891 में वकालत पढ़ने के लिए ये आपके इंग्लैंड गए थे। राजनीतिक गुरु की बात कर लें तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और भारत में प्रथम जो संग्रह किया था चंपारण संग्रह आपका 1917 में गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी से इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। और हम इससे बस मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है आपका, मानस नामी काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो आपके टाइगर रिजर्व हैं आपके भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका पता होगा आपके असम में स्थित है, यानी असम आपको डी विकल्प में दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है, विकल्प सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये कहाँ पर है, आपके कहाँ पर है बताइए, तो असम इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है आपके टाइगर रिजर्व के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि मानस आपका मानमेरी और काजीरंगा और आपका औरंगा, तो कहाँ के टाइगर रिजर्व हैं, ये आपके असम में स्थित है। कहाँ पर है, असम में है। बात करें नामदाफा की, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पक्के भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और करमलंग कहाँ पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। बात करते हैं, अगर पूछा जाए नागार्जुन आपका सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपका बिहार हो जाता है। इंद्रावती और अचानक कंवार की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आपका उदंती सीता नदी की बात करें छत्तीसगढ़ हो जाता है। और गुरु घासीदास ये आपका छत्तीसगढ़ होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है रणथंबोर, रणथंबोर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सरिस्का कहाँ पर है, रणथंबोर और सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है आपके कहाँ पर है, राजस्थान में है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइगर रिजर्व से संबंधित आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो भारत में सिविल सेवा का जनक मेरे प्यारे साथियों आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेना का जनक कहा जाता है, यानी सिविल सेवा का जनक इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके वायसराय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे अक्सर बनता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड आपका बेरेन हेस्टिंग जो था आपका
क्या था, पहला गवर्नर जनरल था। बात करें पिंडारियों का दमन, तो पिंडारियों का दमन जो क्या था, किस वक्त ने किया था, तो पिंडारियों का दमन आपका लॉर्ड हेंगस्टिंग ने किया था। किसने, पिंडारियों का दमन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो लॉर्ड हेंगस्टिंग ने किया था। बात करें बंगाल में द्वैत शासन, तो बंगाल में जो द्वैत शासन प्रारंभ किया था तो किसने किया था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया था। बात करें बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी किसके समय में आई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आई थी। भारत में सिविल सेना का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में सिविल सेना का जनक जो कहा जाता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बात करें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाता है। बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। बात करते हैं बंगाल का विभाजन, यानी बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो मेरे प्यारे साथियों बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो बताइए। बंगाल का विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था, आपको पता होना चाहिए। और रेलवे बोर्ड का गठन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से पहले, भारत और पाकिस्तान युद्ध से पहले आपके 3 वर्ष पहले चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ, चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था, तो वह कब हुआ था। तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चीन और भारत के युद्ध जो बीच में जो युद्ध हुआ था आपका कब हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे साथियों आपका 1962 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। यानी 1962 आपको सी विकल्प में यहाँ पर दिया गया है, सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में और उनसे संबंधित आपके इंपॉर्टेंट बारे में। जैसे पहला है आपका चीन का भारत पर आक्रमण, तो चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, आपका 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध या भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध आपका 1965 में हुआ था। बात करें ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, आपका तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। और कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल युद्ध आपका 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ, द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ और तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ। बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो आपका पहला जो हुआ था 1700 आपका 67 से लेकर 69 तक चला था और द्वितीय आपका 80 से लेकर 84 तक चला था। तो आपका जो था तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वह है आपकी 639 आपकी मांसपेशियां होती हैं, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ मानव शरीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात कर ले मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आपको पता होना चाहिए। बात करें स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर, तो स्वस्थ जो मनुष्य होता है श्वसन दर कितनी होती है, तो आपकी 16 से 18 बार। जो श्वसन मनुष्य होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार आपने क्या है सांसें लेता है। बात करते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका आपका 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी की, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर आपकी जांग में सबसे बड़ी हड्डी है। बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी की, तो स्टेपीज आपकी सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी जो कान में पाई जाती है, यानी कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी आपकी जबड़े की हड्डी होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं सब शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो एनोमील जो होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो होता है आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो केलोलॉजी द्वारा किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 20 से आपका 80 मिली में होता है। और
आपके शरीर के रक्त आपका इसके समय कितना हो लगता है, तो इसमें जो शरीर का जो रक्त संचरण में जो समय लगता है यानी रक्त भ्रमण में जो समय लगता है वह आपका 23 सेकंड का समय लगता है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपसे आरपीएफ परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके आरपीएफ परीक्षा के लिए आगे भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासनकाल या शासक निम्नलिखित में से कौन सा। क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था आपका ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त आपको पहले विकल्प में दिया गया है यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको सभी साम्राज्य यानी सभी वंश के आपके प्रथम शासक, अंतिम शासक और उनकी राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम आपके लिए कुछ आपके महत्वपूर्ण शासक, राजवंश और आपकी राजधानी लेकर आए हैं जो आपके लिए सेलेक्टेड हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे बात करते हैं शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था आपको पता होना चाहिए। तो शिशुनाग वंश का अगर हम बात करें प्रथम शासक की, तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन है। शिशुनाग वंश का आपका प्रथम शासक हो जाएगा शिशुनाग। बात करते हैं अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक शिशुनाग वंश का कौन सा, तो नंदी वर्धन आपका अंतिम शासक था। और बात करें इसकी राजधानी की, तो वैशाली आपकी इसकी राजधानी थी। बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। हर्यक वंश का प्रथम शासक आपका बिंबिसार था। अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक। और बात करें राजधानी की, तो राजगृह यानी पाटलिपुत्र जो थी आपकी हर्यक वंश की राजधानी थी। आगे देखते हैं, अगला है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा आपका शिशुनाग। अंतिम शासक कौन हो जाएगा नंदीवर्धन और राजधानी क्या है वैशाली आपकी हो जाती है। इसी के साथ साथ बात करें नंदवंश की, तो नंदवंश का प्रथम शासक कौन था, तो नंदवर्ष का प्रथम शासक या इनको हम संस्थापक भी बोल सकते हैं कौन था, महापद्म नंद। कौन था, महापद्म नंद था। और अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था, धनानंद आपका अंतिम शासक था। यहीं पर अगर इनकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र इसमें आपकी राजधानी हो जाएगी। अगला है आपका मौर्य वंश। बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का आपका प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था आपका चंद्रगुप्त आपका जो था मौर्य वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक कौन था, तो ब्रह्मदत्त आपका अंतिम शासक था। बात करें मौर्य वंश की राजधानी की, तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, मौर्य वंश की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। क्या थी, मौर्य वंश की अगर राजधानी की बात करें तो मौर्य वंश की राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र आपकी मौर्य वंश की राजधानी हो जाती है। अगला है आपका शिशुनाग वंश। बात करें अगर हम शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश का आपका प्रथम शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक आपका पुष्यमित्र शुंग था। कौन था, पुष्यमित्र शुंग आपका शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक की बात करें तो आपका अंतिम शासक कौन था, देवभूति शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। यहीं पर राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र या विदासा जो थी आपकी क्या थी, राजधानी थी, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका सातवाहन वंश। बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था, तो सातवाहन का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, शिशुमुख। अब सतकर्णी क्या था, अंतिम शासक था। और प्रतिष्ठान आपकी क्या हो जाएगी, सातवाहन वंश की राजधानी हो जाती है। यहीं पर बात करें आपका कुषाण वंश, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किससे, कुषाण वंश से। तो कुषाण वंश के अगर हम प्रथम शासक की बात करें तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा, फिसस प्रथम जो था आपका कुषाण वंश का प्रथम शासक था। यहीं पर अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक आपका वसुदेव आपका अंतिम शासक हो जाएगा। बात कर ले राजधानी की, तो राजधानी क्या थी, पेशावर आपकी राजधानी थी। अगला है आपका शुंग वंश। कौन सा, वो सॉरी गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का शासक कौन था, प्रथम आपका गुप्त श्रीगुप्त। अंतिम शासक कौन था, कुमारगुप्त तीर्थया। और राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इनके संस्थापक भी तो पूछे जाते हैं, तो जो इनके लगभग आपके प्रथम आपके जो 90% अगर हम माना जाए तो 90% आपके वंशों के आपके जो होते हैं संस्थापक वही होते हैं जो इनके प्रथम आपके
क्या होते हैं, शासक होते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लगभग 90%, 100% तो हम इनको कह नहीं सकते। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण ऐसे वंश थे, लगभग 9 के 9 वंश ऐसे थे जहां से आपको आरपीएफ परीक्षा यानी रेलवे परीक्षा में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही गया है। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। या ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक नई संस्था है जिसके योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। यानी नीति आयोग को जो बनाया गया था योजना आयोग के आधार पर बनाया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री होते हैं, वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आपके नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में नीति आयोग से संबंधित। जैसे पहला है आपका, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीति आयोग का मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग सरकार का एक थिंक टैंक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग योजना आयोग के तहत आपका वित्तीय आवंटन नहीं करता। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग वित्तीय आवंटन करता है या नहीं करता? तो नहीं करता। और योग के जो होते हैं, इसके जो नीति आयोग है, इसके जो है मेरे प्यारे साथियों आपको 23 सूत्र भी हैं। बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। बात करते हैं प्रथम सीओ की, तो सीओ कौन थे? सिंधु श्री आपके खुल्लर। सिंधु आपका श्री खुल्लर जो थे आपके नीति आयोग के क्या थे? प्रथम सीओ थे। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट बल्ले की माप कितनी होती है? तो क्रिकेट जो बल्ला होता है उसकी जो माप होती है आपकी कितनी होती है? तो क्रिकेट बल्ले की माप आपकी 38 इंच होती है, आपको पता होना चाहिए। 38 इंच आपको बी विकल्प में दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ आपके खेलों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका क्रिकेट पिच। तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज आपकी क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, यानी 20.02 मीटर आपकी क्या होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। बात करें क्रिकेट बल्ले की माप की, तो आपकी 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच आपकी क्रिकेट बल्ले की माप होती है। और क्रिकेट के बॉल का वजन कितना होता है? तो 5.5 से 5.75 ओंस 5.5 से 5.7 ओंस जो होता है क्रिकेट बल्ले का वजन होता है। बात करते हैं आपके वॉलीबॉल गेंद की आपकी परिधि कितनी होती है? तो वॉलीबॉल गेंद की परिधि आपसे एनटीपीसी में पूछा गया था, 86 सेंटीमीटर लगभग आपकी वॉलीबॉल गेंद की परिधि होती है। बात करें वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होता है? तो आपका 270 ग्राम आपका वॉलीबॉल गेंद का भार होता है। क्रिकेट स्टेडियम की ऊंचाई कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी 28 इंच होती है। खो खो जो खेल होता है उसकी जो आपका कितना होता है, यानी कितने स्क्वायर फीट में होता है? तो 19 मीटर गुणा आपका 16, 19/16 का होता है। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो 110 आपका 110 बाई आपका 75 गज का होता है। और कबड्डी का जो खेल का मैदान होता है वह आपका 12.5 गुणा 10 आपका मीटर का होता है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बापानी और खादी एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो कौन सी जलसंधि जोड़ती है? आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आपका आपकी डेविस जलसंधि जोड़ती है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जलसंधियों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपकी डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि आपकी कौन से देश के बीच में है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य है। बेफिन की खाड़ी एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बात करें अगला है आपकी जिब्राल्टर जलसंधि, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपकी स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगली जलसंधि है आपकी डेनमार्क जलसंधि, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डेनमार्क जलसंधि आपकी ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्थित है, आपकी उत्तरी अटलांटिक और आपकी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला है आपकी बास जलसंधि, जो आपकी तामनिया और आपका ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है, आपका किसे? तो तमसान सागर और आपका दक्षिणी महासागर को जोड़ती है।
अगला है बेरिंग जल संधि, अलास्का और रूस के मध्य स्थित है। बेरिंग आपका समुद्र और आपका चुक्सी सागर को जोड़ती है। तो ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट जल संधि हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। तो इनमें जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है आपका टेरी जो परियोजना है, टेरी बांध परियोजना जो है आपकी उत्तराखंड में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में, नदियों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा पहला है आपका नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहाँ पर है आपका, कौन सी नदी पर है, तो कोराडी नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बात करते हैं रिहंद परियोजना की, रिहंद आपकी रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो टिहरी बांध परियोजना आपका भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड राज्य में है। बात करें कोयना परियोजना की, तो कोयना परियोजना आपकी कोयना नदी पर है और कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में आपकी स्थित है। बात करें सतलज परियोजना की, तो सतलज नदी आपकी चिनाब नदी पर हो जाएगी और जम्मू कश्मीर में स्थित है। शारदा परियोजना की बात करें, शारदा परियोजना आपकी शारदा और गोमती नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। आपका हिडकल परियोजना की बात करें आपकी घाटपिरभा नदी हो जाएगी और कर्नाटक राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना की बात करें पेरियार नदी पर स्थित है, केरल राज्य में। और महानदी डेल्टा परियोजना आपकी महानदी पर है और कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। ये तो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट परियोजना दी गई हैं जिनसे आपको संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन परियोजना के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा थी वह आपकी किसके कहने पर बनाई गई थी। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।